नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास मुहिम शेयर बाज़ार सबका अधिकार। हमारी एक ऐसी कोशिश, हमारी एक ऐसी पहल जहां पर हम चाहते हैं कि देश की 1 करोड़ की जनता शेयर बाज़ार से जुड़े और न सिर्फ शेयर बाज़ार में पैसे लगाए मुनाफा कमाने के लिए, बल्कि पैसे लगाए ताकि अपने निवेश लक्ष्यों को, भले ही आपके रिटायरमेंट का लक्ष्य हो, घर खरीदने का लक्ष्य हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य हो, एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की ज़रूरत हर किसी को होती है। उस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कैसे आप शेयर बाज़ार को, इक्विटी मार्केट को जगह दे सकते हैं, इसकी समझाइश हम आपको शो में देते हैं। और ये भी म्यूचुअल फंड के जरिए आप कैसे करते हैं, इस पर हमारा फोकस होता है इस शो में। मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित कंसल्टेंसी। और नितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहाँ पर दर्शकों के सवाल लाइव हम लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को बता दिया जाए कि इस शो में अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका क्या होता है। तरीका बहुत आसान है। एक क्यूआर कोड देखिए आपके स्क्रीन पे अब फ्लैश होगा, ठीक है। उस क्यूआर कोड को स्कैन कर देना है और स्कैन करते ही जो है आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। ये है वो क्यूआर कोड, आपको जो है स्कैन करना है, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे और सीधा उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल डाल देने हैं। सवाल म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर हो, म्यूचुअल फंड को अगर आपने किसी फाइनेंशियल गोल के लिए स्टॉप रखा है तो उस पर जुड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर अगर आप हमें देखते आए हैं तो यूट्यूब पर तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डालिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। तो चलिए हम आज की चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। और हमारे पहले दर्शक क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? यस, हाँ। सुभा प्रता चौधरी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? हाँ, नमस्कार मैडम, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। बढ़िया सर, धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। जो आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है उसकी कुछ डिटेल्स हम हाईलाइट करेंगे। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, क्वांट का एक्टिव है, मिरा एसेट मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक 100 है। और 34 साल की आपकी उम्र है और आपने ये पोर्टफोलियो अपने लिए बना रखा है। मैं हाँ, पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपका ये जो कुल पोर्टफोलियो है इसमें आप कितने सालों तक इन्वेस्ट करेंगे? एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ। हाँ, तो मेरी रिटायरमेंट की एज तो 60 है। हाँ, तो जी जी। 60 तक तो मैं कर ही सकती हूँ ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये मतलब कि रिटायरमेंट मेरा पोर्टफोलियो सर बेसिकली आपका? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है। मैं हाँ। इसमें मेरा एक 3 इयर्स का बेटी है। तो हम्म। उसका पढ़ाई और उसकी शादी के लिए भी यही यही पोर्टफोलियो मैंने मैंने मतलब कि ये तो इंक्लूडेड है, ये 3 गोल्स। सर कुछ लक्ष्य मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पहले आ जाएंगे, कुछ आपके गोल ज़िंदगी में बाद हाँ, में हाँ। आएंगे। रिटायरमेंट का यस, जैसे कि मेरे हाँ, ख्याल से 26 साल के आसपास अभी टाइम समय है। हाँ, तो बेटी की हाँ। पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो आपको कितने साल में चाहिए होगा? नहीं, सपोज़ कीजिए अभी वो मतलब कि वो 3 साल का है और ठीक है, ऑलमोस्ट तो 15 और इयर्स का 10-12 एजुकेशन। साल? ठीक है। हाँ, 15 इयर्स सपोज़ कीजिए ग्रेजुएशन की। 15 साल, अच्छा ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपको कितना कॉर्पस उस वक्त लगेगा, कितना आप ऑलमोस्ट रफली अमाउंट चाहते हैं कि हम आपको प्लान करके दें? रफली मतलब कि 15 इयर्स के बाद तो मुझे करीब 1.5 करोड़ रुपए चाहिए पढ़ाने के लिए। और ओके। शादी के लिए कितना चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं, मतलब कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। और रिटायरमेंट के लिए एटलीस्ट 2.5 करोड़ चाहिए मुझे। ओके, रिटायरमेंट के लिए 2.5, ठीक है। अ, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आप इक्विटी बाज़ार में निवेश कर चुके हैं? आप इसके हाँ, अलावा हाँ, हाँ। स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं पैसे? स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा नहीं लगा था। मतलब कि ठीक है, वो कभी कभी कुछ ठीक है, शेयर खरीद ठीक लिया है। ऐसे। और ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है 6 फंड्स का, ये आपने किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह ली है? नहीं 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 मैम, मैं DIY हूँ। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, डीआईवाई हैं आप। धन्यवाद अपना सवाल सवाल हमें भेजने के लिए। और चलिए अब इनके पोर्टफोलियो की पड़ताल करते हैं। नितेश, आपके पास ही मैं आऊँगी। थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ गोल्स। रिटायरमेंट का एक लक्ष्य है, बेटी की पढ़ाई का और फिर शादी का। तो बेटी के पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल से और 12 साल का समय है और उसमें 1.5 करोड़ इनको जो है इकट्ठा करने हैं। बताइए। थैंक यू कविता। चौधरी जी, आपने थैंक्स, थोड़ा क्लैरिटी दे दी आपके कैसे गोल से और आप कैसे जोड़ना चाहते हैं रकम से। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने जो गोल ओरिएंटेड आपको जो प्लान करना चाहिए उसके हिसाब से, जैसे कविता ने बताया
कि आपका अभी वो पढ़ाई का कितना खर्चा आता है, वो आपको 15 साल के बाद कैसे आएगा, उसमें लगभग 10% इन्फ्लेशन जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी कोई 15-20 लाख कोई कोर्स का होता है, अभी के टाइम पे, तो 15 साल के बाद कैसा होगा? तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका 15 साल के बाद खर्च आएगा एजुकेशन के लिए। तो मान के चलिए अगर वो 1 आध करोड़ आता है, ठीक है? तो आपको अराउंड अराउंड 20,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। तो अभी आपकी जो एसआईपी चल रही है लगभग, वो तो मुझे लगता है पूरी की पूरी आपकी वो जो पढ़ाई के लिए आप गोल है उसके लिए ही खर्च हो जाएगी, कि तकरीबन आपकी 20-21 हज़ार की एसआईपी अभी जो चल रही है। तो मेरा मानना है कि ये अगर आप पहला जो आपका गोल है, जो सबसे पहले आने वाला है, जो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे लगता है उसमें आपका स्कीम सिलेक्शन अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप अगर मैं देखूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन है। तो उसको थोड़ा कम करें, भले ही आपके पास 15 साल का समय है, फिर भी एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है। और आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते आए हो, पर मेरा मानना है वो आपको जो लक्ष्य हासिल करना है, वो एक आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पोर्टफोलियो से भी कर पाएँगे। अगर मैं 12% अज़्यूम करके चलता हूँ और आप 15 से 20 हज़ार रुपए अगर आप निवेश करते हो, तो आप ये 1 करोड़ रुपए अचीव कर पाओगे। और इसके लिए मेरा एलोकेशन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो है आपका 4,500 उसको 5,000 कर दीजिए। क्वांट एक्टिव फंड है उसको भी 5,000 कर दीजिए और कोटक स्मॉल कैप में 4,000 डालिए। फिलहाल मेरा एसेट मिड कैप फंड अच्छा है, पर उसमें स्टॉप कीजिए बिकॉज़ मिड एंड स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। उसकी जगह पे एक एचडीएफसी फोकस में आप 5,000 डालें और आईसीआईसीआई नस्डैक में जो है, जो एक फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करता है, जो नैस्डैक इंडेक्स फंड है उसमें जाता है। पर ख़ैर मेरा मानना है कि ये शायद इन्वेस्टमेंट स्टॉप हो गया है बिकॉज़ उसकी जो फंड की जो लिमिट होती है, वो अचीव हो गई है। तो उसके ऊपर वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको ये एक बार देखना पड़ेगा। शायद इसमें आपकी एसआईपी भले ही चल रही हो, पर शायद ये पैसा कट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये फंड ने एग्ज़िस्टिंग एसआईपी है उसका पैसा भी बंद कर दिया है। सो कविता, इस तरह से मुझे लगता है इनको पोर्टफोलियो जो अभी जो चल रहा है, वो तो फिलहाल उनकी डॉटर की और उसकी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए ही खर्च हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पर इनको निवेश अपना बढ़ाने की ज़रूरत है और बाकी क्योंकि इनके काफ़ी अहम गोल्स भी हैं। बेटी की शादी भी है, खुद का रिटायरमेंट भी है। बहुत ज़रूरी है कि वो उसका आकलन भी करे, क्योंकि अभी पूछने पर उन्होंने कहा कि उनको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 CR लगेगा बेटी की पढ़ाई के लिए। लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ चौधरी साहब कि आप अपनी बेटी की शादी और रिटायरमेंट का आपने बताया है 2.5 करोड़, उस पर आपको निवेश बढ़ाना ही होगा। जो बदलाव यहाँ पर बताए गए नीतीश की तरफ से, वो आपको करने अपने पोर्टफोलियो में अपने गोल्स को थोड़ा सा और रीअलाइन करने की आप कोशिश कीजिए और बदलाव पर अमल कीजिए, निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इनका नाम है संदीप शर्मा। संदीप नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं जी। दिल्ली से बोल रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर ओके, योर कॉल। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए संदीप। और रिटायरमेंट के लिए आपको बचत करनी है, 10 साल से ज़्यादा का आपका टाइम होराइज़न है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेटी की पढ़ाई और शादी मेरे ख्याल से आपका भी लक्ष्य है। और चलिए, पोर्टफोलियो की डिटेल्स तो आपने हमको दे दी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये फंड्स में कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है संदीप? मुझे मैम ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स हो गया है। आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2015-16। आई स्टार्टेड विद 500 रुपीज, मतलब 500 रुपये से स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट मैं 1.5 लाख पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू एसआईपी। तो जो मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल, है वो हाँ। मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स है, लाइक मैं राइट, डेट पे भी इन्वेस्ट डिटेल्स करता हैं। हूँ। हाँ जी। तो तो अभी संदीप, जो एक मेरा सवाल मुझे आपसे सवाल, पूछना है। जो आपने अपने सवाल में लिखा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स और P2P इन्वेस्टमेंट्स में आपको मूव होना है, आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई खास वजह है इसके यस, पीछे? इसके पीछे जो मेन रीजन है दैट्स अ टैक्स। सो ऑल दीज टैक्स। कंपोनेंट्स कंटेन्स ओके, 30% हाँ, of tax, and राइट, while I was validating, so हाँ, equity is a long term। मुझे हर महीने every year मुझे टैक्स का टेंशन नहीं है। जब मैं विड्रॉ करूंगा then only I need to think about tax, ओके, and it's a long term, and as of now only it has only 10%। so I'm ठीक है, thinking कि मैं जो ये डेट का P2P और FD I will keep one FD of 10 lakh rupees just for the emergency fund। उसके अलावा जो मैं बाकी अमाउंट है, मैं धीरे धीरे इवेंचुअली आई वांट कि आई शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बट
investing in Sure. mutual fund in high market bit of give me a fair sense. तो मेरा थॉट है कि मैं पिछले 1 साल में धीरे धीरे करके ये करूं, बट कैसे करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑल दोस बिल्कुल। वेरी आई हैव इन माय माइंड। तो ठीक है। yeah. आपके सवाल काफ़ी वाजिब है। मेरे ख्याल से हर निवेशक टैक्स का जो एंगल है वो भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टैक्स को लेकर आपको भी समझाइश है, तमाम दर्शकों को भी हम समझाइश दें। नीतीश, संदीप के पोर्टफोलियो पर हम आएंगे ही, लेकिन मुझे आपसे अब ये सवाल पूछना है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है टैक्स को लेकर अधिकतर समय जागरूक नहीं है। लेकिन टैक्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर लगता है, टैक्स जो कि फिक्स डिपॉजिट और बाकी तरह के जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में आपके पास विकल्प है उनमें पैसे लगाने पर लगता है। दोनों में ही अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया लेकर चलते हैं तो कहाँ ज़्यादा टैक्स से बचत होती है? अगर ये मुझे कंपेयर करना हो तो आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा मानना, जैसे आपने बोला हर इन्वेस्टर के लिए। बिकॉज कविता, जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एक चीज तो जरूर देखता हूँ कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, पर अल्टीमेटली मुझे दिखना है कि मेरे पॉकेट में कितना आ रहा है। बिकॉज आफ्टर टैक्स जो आएगा वही आपका नेट रिटर्न आपके लिए काम का है। तो जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में या तो आप इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाते हो, और जब आपने इन्वेस्ट किया उधर से आप अगर 12 महीने तक उसको होल्ड करते हो, मतलब मोर देन 12 मंथ्स अगर आप उसको होल्ड करते हो और फिर उसको बेचते हो, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको लॉन्ग टर्म मानते हैं, और उसमें आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है, और वो भी 1 लाख तक की हर साल आपको छूट मिलती है। तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। मान लीजिए अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और अगले साल आपका पोर्टफोलियो 6 लाख हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स में, तो ये 6 लाख अगर आप बेच रहे हो तब आपका ये कैपिटल गेन काउंट होता है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज सिर्फ 1 लाख का गेन है। और मान लीजिए 5 लाख का अगर 7 लाख हुआ, और अगर आपने ये 7 लाख का टोटल पोर्टफोलियो 1 साल के बाद बेच दिया, तो आपको सिर्फ 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स विच इज 10,000 टैक्स देना होगा, बिकॉज फर्स्ट 1 लाख का गेन एग्जेम्प्ट है। पर जब बात आती है, जैसे संदीप जी बहुत क्लैरिटी से बोल रहे थे कि उनको क्यों मूव होना है, तो जब आप बॉन्ड वगैरह में या P2P में ये कोई चीज में आप इन्वेस्ट करते हो, एफडीज में, उसमें जो टैक्स है वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। तो अगर आप सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो, और अगर आप समझो 30% स्लैब में आते हो, तो इसके ऊपर ये जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे बॉन्ड के ऊपर हो सकता है, एफडी के ऊपर हो सकता है, या P2P के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है, ये सब आपकी इनकम के साथ जुड़ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और उसके ऊपर आपको आपके स्लैब के हिसाब से पैसा देना होगा। अगर आप 30% में आते हो तो 30%, 20% में आते हो तो 20%, एंड सो फोर्थ। तो मेरा मानना है कि इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, भले ही उसका डेफिनेशन 1 साल है फॉर टैक्स पर्पस, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो इक्विटी में मुझे लगता है रिटर्न भी अच्छा है, और ऑफ कोर्स उसके साथ टैक्स का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सिर्फ आपको 10% टैक्स देना है, और उसमें भी 1 लाख रुपीज का ये जो आपको जो छूट मिलती है वो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि ये आपका जो 1 लाख का छूट मिलता है कविता, वो आप हर पैन पे ले सकते हो। अगर आप घर में से 3-4 लोग में से आप निवेश कर रहे हो, तो हर हर किसी के पैन पे, अगर हर किसी के आप निवेश कर रहे हो, तो हर किसी के अकाउंट से 1-1 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। तो ये काफी एक बड़ा अमाउंट एक टैक्स सेविंग में मिल सकता है आपको। तो ये बिल्कुल देखना है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है प्रोडक्ट से। उसके बाद ये भी जरूर देखना है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको कितना मिल रहा है। नितिश, नितिश अभी हमें और भी इनके पूरे पोर्टफोलियो को एक बार देखना है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना होगा। तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद, ब्रेक के बाद संदीप शर्मा के सवाल पर वापस आएंगे। इनके पोर्टफोलियो की एनालिसिस हम रखेंगे जारी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और हम ब्रेक पे गए उससे पहले हमारे दर्शक संदीप शर्मा के सवाल का हम जवाब दे रहे थे। और नितिश, अब आपने टैक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल जो समझा दिया है, लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहती हूँ कि इनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर भी हम नज़र डालें। झटपट बताइए क्या बदलाव इनको करने होंगे। उसके बाद दर्शक हमारे दूसरे फ़ोन लाइन पर दरअसल जुड़ गए हैं, बताइए। और कविता इनको 10 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर रहा है इन 10 ईयर्स। उनका अभी एसआईपी जो चल रहा है 1.5 लाख का, उनको एवरी ईयर ये 15% से टॉप अप करना होगा। तो जैसे कि अभी ये 1.5 लाख ये पूरा साल करेंगे एसआईपी एवरी मंथ, उसको नेक्स्ट ईयर से उनको करना होगा 15% और, मतलब वो हो जाएगा 170 to 500। तो 1,72,500 रुपए का एसआईपी नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद वापस 15% से बढ़ाना है। अगर ऐसे वो करते हैं तो उनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है जो है 15 लाख का, प्लस ये एसआईपी इसमें जोड़ देंगे, प्लस उनको जो ये 50 लाख ट्रांसफर भी करने हैं जो उनके P2P बॉन्ड वगैरह में पड़े हैं, ये सबको मैं जोड़ देता हूं। और इसके ऊपर तकरीबन अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो 10 साल में ये किया।
10 साल में ये कॉर्पस तकरीबन हो जाएगा लगभग हो जाएगा 8 करोड़ का। प्लस उनके पास ईपीएफ पीपीएफ जो उन्होंने डिटेल दी है वो है, वो भी अगर हम उसको जोड़ दें और ये सब मिला के हो जाएगा, उसका जो 10 करोड़ उनको जो अचीव करना है वो ऐसे अचीव कर पाएंगे। और ये जो 50 लाख जो नया इन्वेस्ट करना है उनको, जो शिफ्ट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको 6 मंथ में एसटीपी के थ्रू करना चाहिए। पहले डेट में इन्वेस्ट करें और आर्बिट्राज में डेट में इन्वेस्ट करें और उधर से आप उसको इक्विटी की तरह मूव करें। उनका जो फंड सिलेक्शन है कविता, उसमें मुझे मैं बोलूँगा कोई अल्टरनेट सजेशन नहीं है, बिकॉज उन्होंने अच्छा खासा उसको बराबर करके रखा है। तो उनका फंड सिलेक्शन अच्छा है, सिर्फ उनको ये सिर्फ टॉप अप करना पड़ेगा। और ये ऐसे अगर प्लान करते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो वो 10 करोड़ का जो कॉर्पस है वो अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट संदीप, आपको हम यही कहेंगे कि अपने निवेश की राशि को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आपके फंड्स अच्छे हैं उनमें आप निवेशित रहिए। आगे बढ़ते हैं, किया सरकार हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं बिहार पटना से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हम तक पहुंचाया और डिटेल्स मेरे पास काफ़ी हैं। और आपने अपना रिटायरमेंट का लक्ष्य 19 साल के बाद रखा है, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, मंथली एक्सपेंडिचर रिटायरमेंट के बाद जो आपको चाहिए उसकी डिटेलिंग आपने दी है। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है तो मैं सीधा आपके जवाब के लिए नीतीश के पास जाती हूँ। नीतीश, सवाल आपके पास है, बताइए इनका फंड मिक्स और इनकी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट क्लास जो दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप इनको? बिल्कुल कविता, उन्होंने काफी डिटेल में भेजा है और उसको अगर डिकोड करने की कोशिश करूं तो लगभग 55,000 का जो एसआईपी चल रहा है उससे आप 45 लाख और 45 लाख जो अगर मैं जोड़ दूं बराबर जो उनका ऑलरेडी कॉर्पस है, तो लगभग ये 8 करोड़ हो जाएगा। उनका जो एनपीएस में 24 लाख है और 18,000 जैसे उसने बोला कि वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो ये लगभग हो जाएगा राशि कविता 2.6 करोड़ का, अगर इसमें मैं 10% पकड़ के चलता हूँ। और जहां पे उनका स्टॉक पोर्टफोलियो है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वो बराबर से उसको ट्रैक कर रहे हैं और वो उस मामले में एक्सपर्ट है तो ही उसमें इन्वेस्टेड रहे, वरना अच्छा खासा आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अमाउंट है, उसको भी आप म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ सकते हो या फिर उसको बराबर से उसको स्टडी करें, रिव्यू करें, उसको फॉलो करते जाए। उसके साथ आपका ओवरऑल जो अलोकेशन है वो ठीक ठाक है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें कुछ सजेशन है मेरे। अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में 10K करें 10,000 रुपीज, पीजीआई मिड कैप में 10,000, कॉन्टेक्सेवर में 10,000, कोटक कॉन्ट्रा फंड को ऐड कर रहा हूँ 15,000 और निपॉन मल्टी कैप 10,000। अगर आपका जो ओवरऑल मैंने पोर्टफोलियो स्टडी किया, अगर इसको इस हिसाब से अगर डिजाइन करते हैं तो मेरा मानना है केया जी कि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपका एसआईबी जो टैक्स सेवर में मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 लाख जा रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। टैक्स सेवर में जितना जरूरत है उसको ही करें, क्योंकि अननेसेसरी उसको 3 साल तक की लॉक इन ना रखें। मुझे पता है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हो, पर जब टैक्स सेविंग फंड कोई परफॉर्म नहीं करता है तो आपको अननेसेसरी उसमें ज्यादा अमाउंट ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एटीसी में अगर आपको जरूरत है 1.5 लाख की तो निवेश करें, पर उसके ऊपर का अमाउंट दूसरे कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में मैंने जैसे आपको सजेस्ट किया है ऐसे करें। लास्ट पॉइंट, आपका कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई दिखता है मुझे क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट ईएलएसएस अगर आप देखेंगे तो एक एएमसी की तरफ काफी आपका कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। एएमसी में कोई खराबी नहीं है, पर आप एएमसी वाइज भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, इसलिए मैंने आपको आपके पोर्टफोलियो से क्वांट स्मॉल कैप हटा दिया है और क्वांट टैक्स सेवर रखा है और उसका अमाउंट कम कर दिया है। मेरा मानना है कि आपको ये हेल्प करेगा आपको पोर्टफोलियो वो और बेहतर बनाने के लिए। और राइट, क्या सरकार जी, इस तमाम बदलावों को आप अपने पोर्टफोलियो में लागू कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और झटपट मोहन पाल जी से बात करते हैं, फोन लाइन पे जुड़ गए मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है। आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपका फोन, आपसे बात नहीं हो पा रहा था। बहुत बहुत थैंक यू, आपसे बात होकर अच्छा लगा मैम। थैंक यू, आपने अपनी कोशिश छोड़ी नहीं और लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। बहुत दर्शक दरअसल सवाल भेजते हैं ना, तो इसीलिए हर किसी का तुरंत नहीं ले पाते, लेकिन देखिए आज आपका लिया है। तो 15 साल में 1 करोड़ यही लक्ष्य है आपका? ठीक है जी मैम। चलिए, मैंने तो पोर्टफोलियो फंड्स भेजा है मैम। पोर्टफोलियो मेरे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी है और मैं झटपट आपके सवाल की ओर बढ़ती हूँ। नीतीश, बताइए कैसे बनेंगे करोड़पति ये 15 साल के बाद? बनने के लिए उन्होंने लक्ष्य तो अच्छा ही रखा है और 6,500 का एसआईपी कर रहे हैं कविता, और 15 साल में अगर उनको 1 करोड़ जमा करना है ना तो इससे काम नहीं चलेगा। और वो 10% का टॉपअप भी कर रहे हैं, तो उनको एक कंसेप्ट पता है। मतलब आपका शो रेगुलर देख तो रहे हैं, पर मुझे लगता है उसमें उनको
10% की जगह 20% टॉपअप करना होगा, बिकॉज अगर आप सिर्फ 10% टॉपअप करके चल रहे हो स्टेप अप एसआईपी, तो सिर्फ आप 50 लाख का कॉर्पस छोड़ पाओगे। पर अगर 10% की जगह एवरी ईयर आप 20% से आपका स्टेप अप करते हो एसआईपी, अगर आपको जो 6,500 चल रहा है उसको हर साल 20% से बढ़ाते जाते हो, तो आप निश्चित तौर से 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लेंगे। और आपके लिए फंड में जल्दी से बता देता हूं आपको, निपॉन मल्टी कैप में 2000 रखिए, कॉन्टेक्ट सेवर में 2000 और पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 2500। इतने सारे फंड्स की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे आपको बहुत सारे थीमेटिक फंड वगैरह में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी पोर्टफोलियो चल रहा है आप ऐसी 3 स्कीम में चलाइए, उसमें आपका काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन कवर हो जाएगा। तो आप 20% से बढ़ाइए एवरी ईयर, और आप 1 करोड़ की ओर जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। निवेश को बढ़ाने की सलाह होगी। समय मेरा लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन नितिश जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितना हो सके संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बाजार लाइफ टाइम हाई को आज छुआ है। अब ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशक जो कि लंबी अवधि के लिए पाक्ड इन है, उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना फाइनेंशियल गोल तय कर रखा है। लेकिन फिर भी जब बाजार ऊपर जाता है ना, तो लोगों में डर होता है कि झट से नीचे ना गिर जाओ, जितना मुनाफा मैंने कमा रखा है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, पूरी तरह से उड़ ना जाए। अब इस तरह की बाजार की चाल में जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, इस वक्त मोटा मुनाफा भी देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, क्या डरने की कोई बात है? क्या कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए नितिश? कविता, अगर जैसे आपने बोला, अगर ये गोल से जुड़ा हुआ है, अगर मेरा गोल 5-10 साल दूर है, तो मुझे इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए ऑनेस्टली। पर अगर आपका कोई गोल 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद है, तो बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट इधर बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज 1 साल के बाद इधर से शायद मार्केट डाउन जाता है, तो आपको वो अफसोस ना हो कि मेरा फंड वैल्यू कम हो गया। पर अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपका गोल ड्यू है, फिर ही आप प्रॉफिट बुक करिए, वरना मत करिए। बिकॉज हम जानते हैं दोनों, कविता, जब 70,000 टच हुआ, 75,000 टच हुआ और आज 79,000, हर बार हम यही बोल रहे हैं कि ऑफकोर्स मार्केट हाई पे है, बट ये जस्ट नंबर है। लार्ज कैप अभी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आपका मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, तो इधर बिल्कुल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप काफी बड़ा है। तो अगर गोल आपका 1-2 साल में है, या तो फिर मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर है, फिर प्रॉफिट बुक करिए, वरना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ चलिए आज की इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और मैं भी दर्शकों से इजाज़त लेती हूं और अपने सवाल लेकिन आपको लगातार हम तक पहुंचाने हैं। आप चाहें तो QR कोड के ज़रिए स्कैन करके अपने सवाल भेजिए, या अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं, जो हमारा नंबर है। यूट्यूब पर अगर हमें लाइव देखते आए हैं तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।